दुनिया की हर एक भाषा नियमों की किसी न किसी किताब से बंधी है ना? ऐसा हमेशा लगता है कि सदियों पहले कुछ बहुत ज्ञानी लोग एक बंद कमरे में बैठे होंगे और उन्होंने तय किया होगा कि हम इंसानों को कैसे बोलना चाहिए। हाँ, आमतौर पर लोग व्याकरण को इसी नजरिए से देखते हैं, एक सख्त नियम पुस्तिका की तरह। बिल्कुल। लेकिन इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत में ही हमारे सामने एक सबसे बड़ा सच आता है। वो ये कि व्याकरण ने भाषा को नहीं बनाया, बल्कि भाषा ने व्याकरण को पैदा किया है। एकदम सही बात है। इंसान बस बोलता गया और नियम नियम बस हाफते हुए उसके पीछे पीछे भागते रहे। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा विषय कोई उबाऊ नियम पुस्तिका नहीं है। आज हम हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट मतलब एक बेहद जटिल और शानदार वास्तुकला के रूप में डिकोड करने वाले हैं। जी, ये वास्तुकला वाला नजरिया ना इस विषय को समझने का सबसे सटीक तरीका है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि सबसे छोटी ध्वनि से लेकर एक पूरे वाक्य के बनने तक की जो इंजीनियरिंग है उसे समझा जाए। और इसके लिए हमें सबसे पहले भाषा और व्याकरण के बीच का जो गहरा अंतर है उसे समझना होगा। अक्सर इन्हें जी की मान लिया जाता है। मतलब लोग सोचते हैं कि व्याकरण ही भाषा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, भाषा हमेशा परिवर्तनशील और प्रवाही होती है। वो एक बहती हुई नदी की तरह है जो पहाड़ों से निकलती है, चट्टानों से टकराती है और अपना रास्ता खुद बनाती है। मतलब वो लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल। इंसान सिर्फ संवाद करना चाहता है, उसे नियमों की परवाह नहीं होती। इसके विपरीत व्याकरण वो ढांचा है जो उस बेलगाम प्रवाह में एक अनुशासन लाता है, स्थिरता लाता है। अच्छा, जैसे नदी के दोनों किनारे होते हैं जो पानी को एक दिशा देते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। महर्षि पाणिनि ने भी व्याकरण को बहुत खूबसूरती से शब्दानुशासन कहा था, यानी शब्दों का अनुशासन। अरे वाह, ये बात सच में दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली है कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है, मतलब वो उसके पीछे चलता है। जी बिल्कुल। यानी व्याकरण ये आदेश नहीं देता कि क्या बोलना चाहिए, बल्कि वो सिर्फ इस बात का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है कि जो बोला जा रहा है वो असल में काम कैसे कर रहा है। हाँ, और वो बोली को एक मानक रूप देता है ताकि आज से 100 साल बाद भी लोग किसी लिखी हुई बात का वही अर्थ निकाल सकें जो आज निकाला जा रहा है। सही बात है। ये व्यवस्था को समझने का विज्ञान है, उसे थोपने का नहीं। तो खैर, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, इसकी जड़ तक चलते हैं। बिल्कुल। किसी भी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत होती है ना। तो भाषा की इस इमारत का सबसे बुनियादी कच्चा माल है वर्ण, जिसे हम आम बातचीत में अक्षर कहते हैं। हाँ, वर्ण वो मूल ध्वनि है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जब भी कोई इंसान बोलता है तो वैज्ञानिक रूप से वो बस हवा में कुछ तरंगे छोड़ रहा होता है। ध्वनि तरंगे। जी, उन ध्वनि तरंगों को जब एक ठोस आकार दे दिया जाए जिसे आगे खंडित ना किया जा सके तो वो वर्ण बन जाता है। यही वो नींव है जिस पर पूरी भाषा टिकी है। और इन वर्णों की व्यवस्था कितनी गहरी और कितनी वैज्ञानिक है, ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। मतलब अगर हम हिंदी की वर्णमाला को देखें तो ये किसी रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी या कहें कि पीरियोडिक टेबल से कम नहीं है। एकदम सही तुलना है। इसे ना मानव शरीर की रचना या किसी जटिल वाद्य यंत्र से जोड़कर भी समझा जा सकता है। इसमें जो 33 व्यंजन है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, उन्हें जिस तरह से क्रम में रखा गया है वो कोई तुक्का या रैंडम व्यवस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल रैंडम नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे मुंह के अंगों से जुड़ी हुई एक इंजीनियरिंग है। मतलब ये कमाल की चीज है। और इस इंजीनियरिंग को अगर हम करीब से देखें ना तो इंसान का मुंह एक ऑर्गन पाइप या एक बांसुरी की तरह काम करता है। अच्छा, वॉल्व खोलने और बंद करने वाला सिस्टम। हाँ बिल्कुल, जहाँ अलग अलग वॉल्व खोले या बंद किए जाते हैं। हाँ। जैसे क वर्ग की ध्वनियां ले लीजिए, क, ख, ग, घ, ङ। इनका उच्चारण सीधे कंठ यानी गले से होता है और फिर आवाज थोड़ा आगे बढ़ती है। जी। फिर च वर्ग की ध्वनियां आती हैं जो तालु यानी मुंह की छत के पिछले हिस्से से टकराती हैं। ट वर्ग मूर्धा से और त वर्ग दंत यानी दांतों से टकरा कर निकलता है। और अंत में आता है प वर्ग जो ओष्ठ यानी होठों से निकलता है। एकदम। इसे साबित करना बहुत आसान है। मतलब अगर दोनों होठों को छुए बिना प या ब बोलने की कोशिश की जाए
तो वो भौतिक रूप से असंभव है। आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये कोई साहित्यिक नियम नहीं है, ये शुद्ध रूप से हमारी बायोलॉजी और शरीर विज्ञान है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर हम इसी वाद्य यंत्र के रूपक को थोड़ा और गहरा करें तो एक पूरा श्वास मैट्रिक्स उभर कर सामने आता है। श्वास मैट्रिक्स मतलब सांसों का गणित। जी, व्यंजनों को बोलते समय फेफड़ों से कितनी हवा बाहर आ रही है और मुंह के अंगों को कितना प्रयास करना पड़ रहा है, इस भौतिक आधार पर भी ध्वनियों को बांटा गया है। दिलचस्प है। एक श्रेणी है अल्प प्राण ध्वनियों की। अल्प यानी थोड़ा और प्राण यानी वायु। इनमें कम हवा और कम समय लगता है, जैसे क। तो जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ अल्प प्राण है तो दूसरी तरफ वो ध्वनियां होंगी जिनमें फेफड़ों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण ध्वनियों को बोलने में अधिक प्रयत्न और अधिक हवा की जरूरत होती है। अच्छा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौतिक समीकरण बनता है। अगर क जैसी अल्प प्राण ध्वनि में गले से थोड़ी अतिरिक्त श्वास यानी एक्स्ट्रा हवा जोड़ दी जाए तो वो ख बन जाती है। अरे वाह। मतलब क में हवा जोड़ी तो ख बन गया। हाँ। और ग में एक्स्ट्रा हवा जोड़ दी जाए तो वो घ बन जाती है। ये क प्लस अतिरिक्त श्वास बराबर ख का गणित कार के इंजन में टर्बो जोड़ने जैसा है। ये पूरी तरह से एकॉस्टिक्स या ध्वनि विज्ञान है। यह तो व्यंजनों की बनावट हो गई जो जाहिर है बिना स्वरों के अधूरे हैं। जी। लेकिन जो 11 स्वर मौजूद हैं वो तो पूरी तरह से आजाद ध्वनियां हैं ना। अ आ ए ई। इन्हें बोलने के लिए किसी और ध्वनि की बैसाखी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। और इनमें जो मात्राओं का खेल है वो तो सीधे तौर पर समय या टाइमिंग का विज्ञान लगता है मुझे। समय का विज्ञान, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। देखिए, लघु स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, गुरु या दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का, यानी ठीक 2 गुना समय। और एक तीसरी श्रेणी भी है ना। हाँ, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का विज्ञान तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दिखता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को बहुत दूर से आवाज लगा रहा है, वो कहता है अरे, या फिर ओम का उच्चारण करते समय आवाज को लंबा खींचा जाता है। बिल्कुल। ये अनजाने में ही 3 मात्राओं के समय का उपयोग करना है। इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना जाने इस सटीक गणित का इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा। और इसी ग्रिड में कुछ बहुत ही विशेष ध्वनियां भी हैं जो सेतु या पुल का काम करती हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन य र ल व। सेतु का मतलब क्या ये स्वर और व्यंजन के बीच के कुछ ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। इन्हें बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करती, बस हल्का सा आंशिक स्पर्श करती हैं। अच्छा, तो हवा आसानी से निकल जाती है। हाँ, हवा बिना किसी बड़े अवरोध के बाहर निकल जाती है, इसलिए ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। और इसी के ठीक बगल में एक और वैज्ञानिक श्रेणी है, ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। ऊष्म का अर्थ है गर्मी या ऊष्मा। गर्मी? ध्वनियों में गर्मी कैसे? देखिए, इसे बोलते समय हवा मुंह के अंदर इतनी संकरी जगह से रगड़ खाकर निकलती है कि उस घर्षण से सच में गर्मी पैदा होती है। इसे बोलते समय मुंह के आगे हाथ रखकर उस गर्म हवा के घर्षण को साफ महसूस किया जा सकता है। अरे, ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो अब हमारे पास इमारत बनाने का सारा कच्चा माल आ गया है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुछ बीच के सेतु और ऊष्म ध्वनियां। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ईंटें होने से इमारत नहीं बन जाती। ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। व्याकरण की इस दुनिया में उस सीमेंट को संधि कहा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? मतलब बचपन में अक्सर लगता था कि संधियां सिर्फ हम छात्रों को परेशान करने के लिए बनाई गई हैं। हाँ। मतलब देव और इंद्र को अलग अलग बोलने में क्या हर्ज था? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ये सब मिलाकर देवेंद्र बनाने की जिद क्यों? क्या ये सच में जरूरी है या बस एक बनावटी नियम थोप दिया गया है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे जीव विज्ञान और ऊर्जा के नजरिए से देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही है। ऊर्जा के नजरिए से? हाँ, इंसान का शरीर और उसका दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। ये एक इकोनॉमी मोड है। जब कोई तेजी से बोलता है तो इंसान का मुंह स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट लेता है। अच्छा। जब 2 स्वर बहुत पास आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग बोलने में फेफड़ों को 2 बार जोर लगाना पड़ता है। ऊर्जा बचाने के लिए मुंह उन दोनों को मिलाकर एक कर देता है। इसे एक तरह की रासायनिक बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन समझा जा सकता है।
रासायनिक बॉन्डिंग, ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। क्या इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड किया जा सकता है? जरूर। जब प्रयोगशाला में दो अलग अलग रसायनों को मिलाया जाता है तो अक्सर एक बिल्कुल नया तत्व बन जाता है ना। हाँ। स्वर संधि में ठीक यही होता है। जब अ और ई आपस में मिलते हैं तो वे दोनों अपना पुराना रूप छोड़ देते हैं और मिलकर एक नई ध्वनि ए बन जाते हैं। जैसे देव और इंद्र? बिल्कुल। जैसे देव का अ और इंद्र का ई मिला तो एक नया केमिकल ए बना और शब्द हो गया देवेंद्र। ये गुण संधि है। ओहो। उसी तरह अगर समान स्वर मिलें जैसे विद्या और आलय तो वे मिलकर एक बड़ा रूप आ ले लेते हैं और विद्यालय बन जाते हैं। ये कोई थोपा गया नियम नहीं बल्कि ध्वनियों का प्राकृतिक रसायन विज्ञान है। अगर स्वर संधि रासायनिक बॉन्डिंग है तो व्यंजन संधियों में क्या होता है? वहां तो अक्षर पूरी तरह से बदल ही जाते हैं। व्यंजन संधि में रसायनों की नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और गियर्स की बात होती है। गियर्स? हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी मशीन के दो गियर आपस में उलझकर एक दूसरे का आकार या गति बदल रहे हों। उदाहरण के लिए एक शब्द है वाक और दूसरा है ईश। वाक और ईश। अगर इसे तेजी से 10 बार बोलने की कोशिश की जाए तो मुंह लड़खड़ाने लगता है। वाकीश, वाकीश, वाकीश। ये सच में बहुत असुविधाजनक है। बिल्कुल, गले में झटके महसूस होते हैं और इसी असुविधा को खत्म करने के लिए व्यंजन संधि काम आती है। अच्छा, तो यहाँ मशीनरी काम को आसान बनाती है। जी, पहले शब्द के अंत में जो क है वो भौतिक रूप से खिसक कर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है और वो तुरंत वागीश बन जाता है। हाँ, वागेश बोलना वाकीश बोलने से 100 गुना आसान है ना? ये मुंह की मैकेनिकल एफिशिएंसी है। ये तो कमाल है। यानी विसर्ग संधि भी इसी तरह काम करती होगी जैसे मनः और रथ। एकदम। वहां विसर्ग की ध्वनि आगे आने वाले वर्ण के दबाव और फेफड़ों की हवा के कारण ओ में बदल जाती है और शब्द मनोरथ बन जाता है। ये पूरा हवा के दबाव का खेल है। तो ध्वनियां मिल गईं और संधि का सीमेंट भी मिल गया। इन ध्वनियों के जुड़ने से जो ईंटें तैयार होती हैं उन्हें शब्द कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ध्वनियों का कोई भी रैंडम समूह शब्द बन सकता है? मतलब अगर मैं बस क च प या राठी कह दूं तो क्या व्याकरण उसे ईंट मान लेगा? नहीं, व्याकरण की फैक्ट्री में एक बहुत ही सख्त फिल्टर लगा होता है। कैसा फिल्टर? ये फिल्टर सिर्फ सार्थक ध्वनियों को ही मान्यता देता है, यानी जिनका कोई अर्थ हो, जैसे संतरा, घर, पानी। ये शब्द मशीन के फिल्टर से पास हो जाते हैं। और जिनका कोई अर्थ नहीं है वो? जो निरर्थक शब्द हैं जैसे ची, नीपा, राटी, उनका व्याकरण के इस ढांचे में कोई स्थान नहीं है। वे उस कन्वेयर बेल्ट से टूटकर बाहर गिर जाते हैं। सार्थक शब्दों का ये सफर बहुत दिलचस्प है। मुझे यहाँ ना एक एनालॉजी याद आ रही है। बताइए। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में जो पत्थर होते हैं वे शुरुआत में बहुत नुकीले, भारी और खुरदुरे होते हैं, है ना? जी। लेकिन सदियों तक नदी के पानी के बहाव में रेत और एक दूसरे से रगड़ खाते हुए वे एकदम गोल, चिकने और हल्के हो जाते हैं। मुझे लगता है शब्दों का इतिहास भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। अरे वाह! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये शब्दों की उत्पत्ति के इतिहास और उनके क्रमिक विकास को समझने का सबसे शानदार तरीका है। अच्छा? हाँ, व्याकरण में इसी प्रक्रिया को तत्सम से तद्भव का सफर कहा जाता है। यानी जो पहाड़ के नुकीले पत्थर थे वे तत्सम है। बिल्कुल सही। तत्सम का मतलब है उसके समान। ये संस्कृत के वे शुद्ध मूल शब्द हैं जो हजारों साल पहले इस्तेमाल होते थे, जैसे अग्नि, दुग्ध, मयूर, उच्च। ये बोलने में थोड़े भारी और खुरदुरे लगते हैं। और फिर समय की नदी बहने लगी। हाँ, आम लोगों ने जब रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल किया तो ये शब्द सदियों तक आम लोगों की जुबानों पर रगड़ खाते रहे। एकदम। ये शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं के कई दौर से गुजरे। और इंसान तो हमेशा सरलता ढूंढता है। बिल्कुल। जो अग्नि था उसे बोलने में गले को जोर लगता था तो वो घिसकर गोल और चिकना हो गया और बन गया आग। दुग्ध बदल गया दूध में, मयूर बन गया मोर, उच्च घिसकर ऊंचा रह गया। वाह! इन नए घिसे हुए और सरल शब्दों को तद्भव कहते हैं, यानी उससे उत्पन्न। यहाँ एक बहुत मजेदार बात समझ आ रही है मुझे। क्या? अगर आज से 2000 साल पहले के किसी बहुत सख्त संस्कृत विद्वान ने किसी को अग्नि की जगह आग बोलते हुए सुना होगा तो उसे पक्का लगा होगा कि ये इंसान बहुत आलसी है और भाषा को भ्रष्ट कर रहा है।
ये सोचना पूरी तरह से तार्किक है। जो आज हमारे लिए शुद्ध तद्भव व्याकरण है, वो शायद हजारों साल पहले के विद्वानों के लिए महज एक स्लैंग या अशुद्ध उच्चारण रहा होगा। सही बात है। ये साबित करता है कि भाषा हमेशा व्याकरण से एक कदम आगे ही चलती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब हम इस वास्तुकला के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आते हैं। इतिहास की नदी से छनकर हमारे पास मजबूत ईंटें यानी शब्द तो आ गए जी, लेकिन जब इन ईंटों को एक साथ रखकर एक वाक्य या एक पूरी इमारत तैयार की जाती है तो उस ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है। बिल्कुल। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग पर हवा का, गुरुत्वाकर्षण का और उसके अपने वजन का दबाव पड़ता है। व्याकरण में यह दबाव लिंग, वचन और कारक का होता है। तो ये शब्द उस दबाव को झेलते कैसे हैं? क्या वे टूट जाते हैं? यहीं पर ना भाषा की असली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग काम आती है। अच्छा। हर शब्द इस दबाव पे एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके लिए एक पूरा रूप परिवर्तन मैट्रिक्स काम करता है। वाक्य में अपने काम के आधार पर शब्दों को दो मुख्य श्रेणियों में बांट दिया जाता है। कौन सी श्रेणियां? पहली श्रेणी है विकारी शब्दों की। विकारी यानी परिवर्तनशील, जो अपना रूप बदल सकते हैं, जो लचीले होते हैं। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी हैं। जब इन पे लिंग या वचन का दबाव पड़ता है तो ये वाक्य को टूटने से बचाने के लिए अपना रूप मोड़ लेते हैं। जैसे लचीले जॉइंट्स होते हैं। एकदम। जैसे मूल शब्द है लड़का, वाक्य बना लड़का पढ़ता है, लेकिन अगर इमारत में लिंग का दबाव बदल गया तो शब्द तुरंत खुद को मोड़कर कहेगा लड़की पढ़ती है। और वचन बदला तो लड़के पढ़ते हैं। बिल्कुल, शब्द ने अपना रूप बदल लिया ताकि वाक्य की लय ना बिगड़े। लेकिन एक सेकंड, अगर इमारत की हर एक ईंट लचीली हो जाए तो इमारत तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी ना? उसे कहीं ना कहीं तो सख्त लोहे की जरूरत होगी। बहुत सही सवाल है, और वो सख्त लोहा है दूसरी श्रेणी, अविकारी शब्द। अविकारी यानी जो कभी नहीं बदलते? जी, ये इमारत के उन स्टील के खंभों की तरह हैं जो व्याकरणिक दबाव से पूरी तरह मुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे धीरे धीरे, किंतु, परंतु, तथा। एकदम सही। चाहे वाक्य में एक लड़का हो या 10 लड़कियां, धीरे धीरे शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलेगा। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। हाँ, रूप वही रहा। यह अविकारी शब्द उस पूरे वाक्य को एक मजबूत स्थिरता और ठहराव प्रदान करता है। इस वास्तुकला में एक और चीज है जो किसी भी आम इमारत में देखी जा सकती है, एक्सटेंशन या वास्तुशिल्प विस्तार। मतलब एक मूल कमरा बन जाने के बाद भी उसके आगे या पीछे एक नया छज्जा या बालकनी जोड़ी जा सकती है। शब्दों के मामले में मुझे लगता है ये काम शब्दांश करते हैं। हाँ, शब्दांश भाषा के सबसे जादुई उपकरण हैं। ये ऐसी छोटी ध्वनियां हैं जिनका अकेले कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। लेकिन जब ये किसी मूल शब्द की इमारत के साथ जुड़ जाते हैं तो वे उस शब्द का पूरा अस्तित्व, उसका पूरा अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग, जो शब्द के आरंभ में यानी बिल्डिंग के फ्रंट में जुड़ते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक मूल शब्द है यश, अगर इसके आगे सिर्फ अप जोड़ दिया जाए तो वो अपयश बन जाता है। सिर्फ 2 ध्वनियों ने सम्मान को बदनामी में बदल दिया। बहुत उम्दा उदाहरण है। या फिर वन यानी जंगल के आगे उप लगा दिया जाए तो वो एक छोटा सा उपवन या बगीचा बन जाता है। और इसी तरह प्रत्यय काम करते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय अक्सर शब्द की अवस्था या उसकी पूरी श्रेणी ही पलट देते हैं। अच्छा। जैसे एक शब्द है बूढ़ा, ये एक संज्ञा है, एक इंसान है, लेकिन अगर इसके अंत में सिर्फ पा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है बुढ़ापा। अरे वाह! एक इंसान अचानक से एक अवस्था या भावना में बदल गया। सिर्फ एक छोटी सी ध्वनि ने पूरे कॉन्सेप्ट का दायरा ही बढ़ा दिया। तो अगर इस पूरे सिस्टम को एक मास्टर मैप की तरह देखा जाए, हाँ, तो ये सच में किसी बेहद आधुनिक कारखाने के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। मतलब एक तरफ से ध्वनियां या वर्ण आ रहे हैं, फेफड़ों की हवा और मुंह की बनावट से वे एक आकार ले रहे हैं। फिर संधि के चेंबर में रसायन और भौतिक विज्ञान के जरिए वे आपस में जुड़ रहे हैं। जी। वहां से सार्थक ईंटें यानी शब्द बन रहे हैं। वो शब्द सदियों की नदी में रगड़ खाकर तत्सम से तद्भव में बदल रहे हैं। और अंत में वाक्यों के दबाव में? हाँ, वाक्यों के दबाव में कुछ शब्द विकारी होकर मुड़ रहे हैं और कुछ अविकारी होकर स्टील की तरह डटे हैं।
और जरूरत पड़ने पर उपसर्ग और प्रत्यय से उनके नए रूप गढ़े जा रहे हैं। और ये सब एक साथ मिलकर एक इतना सटीक और वैज्ञानिक ढांचा तैयार करते हैं जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों के विचारों, उनके सुख दुख और उनके ज्ञान का भारी वजन उठा रहा है। और ये ढांचा कभी नहीं चरमराता। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। भाषा एक कला है और व्याकरण उसका विज्ञान। ये वाक्य इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरो देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी जानकारी या ये पूरा विज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका उत्तर शायद यही है कि ये हमें जागरूक बनाता है। ये समझना कि जब चाय की टपरी पर दो लोग गपशप कर रहे होते हैं या जब कोई गुस्से में चिल्लाता है, तो वो अनजाने में ही कितनी जटिल भौतिकी और रसायन विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हमारे फेफड़े, कंठ और जीभ एक सिम्फनी में काम कर रहे हैं। ये एहसास आम बातचीत को सुनने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देता है। एकदम। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार भी उभर कर सामने आता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि हजारों साल पहले के तत्सम शब्द आज घिसकर तद्भव बन गए हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है भाषा को सरल बनाना। बिल्कुल। आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में अक्सर देखा जाता है कि लोग टाइप करते समय शब्दों को बहुत छोटा कर रहे हैं। बातचीत में ढेरों नए स्लैंग इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। कई ऐसे उच्चारण हो रहे हैं जिन्हें आज का व्याकरण अशुद्ध या गलत मानता है। तो क्या ये आज की गलतियां कल का नियम बन सकती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर भाषा हमेशा व्याकरण से आगे चलती है और व्याकरण सिर्फ उसके पीछे आकर नियमों को दर्ज करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 200 या 300 साल बाद भाषा के इसी प्राकृतिक बहाव के कारण आज के ये इंटरनेट स्लैंग या ये तथाकथित अशुद्धियां भविष्य के व्याकरण की नई आवर्त सारणी का कठोर नियम बन जाएं? बाप रे! क्या कल का व्याकरण आज की इन गलतियों को ही अपना नया तद्भव मानकर उन्हें अपनी किताबों में सजा लेगा? ये एक ऐसा विचार है जो भाषा के भविष्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब व्याकरण की इमारत कभी पूरी तरह से बनकर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उसमें हमेशा नए कमरे, नए छज्जे और नई ईंटें जुड़ती रहती है। इंसान की जरूरतें बदलती हैं और उसी के साथ वास्तुकला भी अपना आकार बदल लेती है। और यही एक जीवंत भाषा की सबसे बड़ी पहचान और उसकी असली सुंदरता है। एकदम सही। इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं ठहराव लेती है। अगली बार जब भी कोई बातचीत हो या कोई संदेश टाइप किया जा रहा हो, तो जरा रुककर महसूस किया जा सकता है कि उस एक शब्द को बनाने के पीछे मुंह के अंदर और सदियों के इतिहास में कौन सी मशीनरी काम कर रही है। सोचने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।